नमस्कार साथियों। आजकल हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों से सोनम वांगचू और लद्दाख के सैकड़ों लोग क्लाइमेट मार्च यात्रा में हैं। 1 सितंबर से ये यात्रा लेह से शुरू हुई और 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद ये है कि जो परिस्थितियां लद्दाख में राजनीतिक, आर्थिक और जलवायु की बनी हैं पिछले कुछ सालों से, खासकर 370 के हटने के बाद और यूटी बनने के बाद की स्थिति कि लद्दाख में किसी तरह के संवैधानिक प्रावधान लद्दाख की जनता और उस इलाके के संरक्षण के लिए नहीं रह गई। उनकी मांग है कि उनके लिए शेड्यूल 6 जो सरकार ने माना था उसे उन्हें दिया जाए और उनके लिए कोई चुनी हुई सरकार और जनप्रतिनिधि मंडल होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला यह है कि उनके आगे और हम सब पहाड़ के लोगों के, हिमालय के लोगों के आगे कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। परिस्थिति ये हो गई है कि जिन ऊंचे पहाड़ों में, ट्रांस हिमालय में कभी मानसून नहीं जाती थी, अब वहाँ भी बारिश और बादल फटने की घटनाएं घट रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है और जो गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग जो हिमालय में दुगनी गति से हो रही है, उसका परिणाम है कि मौसम चक्र में बदलाव आ गया। बारिशें इरेटिक हो गई हैं, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी सूखा आ रहा है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश ने इस त्रासदी को भुगता, उत्तराखंड ने भी बहुत बार इस त्रासदी को भुगता। अब लेह लद्दाख और हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी बादल फटने की घटनाएं हो रही है। ये तो साधारण एक प्राकृतिक परिस्थिति जो बनी, जिसकी वजह वैश्विक तापमान का बढ़ना और जलवायु परिवर्तन है। और पिछले 200 सालों से जो हमने विकास का रास्ता अपनाया है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन हुआ, वैश्विक गर्मी में बढ़ाने में योगदान किया, उस वजह ने, और आज हम उस परिस्थिति को झेल रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है हमारे सामने, वो है हमारे देश में विकास की जो नीति है, खासकर पहाड़ों के संदर्भ में। हम पूरे देश के लिए एक समान विकास नीति निर्धारित करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ की पारिस्थितिकी अलग है, यहाँ के भूगोल अलग है, यहाँ की धरती के अंदर की जियोलॉजिकल बनावट अलग है, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का परंपरागत हज़ारों सालों से जीने का प्रकृति के साथ वो जीवन शैली भी भिन्न है, हमारी जिसे हम कहते हैं संस्कृति। आज जो हम लड़ाई इस मार्च में जो बात उठा रहे हैं, जो संघर्ष और आंदोलन हम कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ऐसी विकास की नीति हो जो यहाँ की भूगोलिक, जियोलॉजिकल, जियोग्राफिक और पारिस्थितिकी के अनुरूप हो, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप हो। ऐसी विकास नीति बननी चाहिए। ये कई साल से हिमालय नीति अभियान के मंच से, उससे पहले भी हमारे हिमालय के जो पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता थे, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बहुत से साथियों ने इन सवालों को उठाया। आज हम हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी सालों से ये बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, जो बहुत घातक है यहाँ की पारिस्थितिकी के लिए, जिनमें हाइडल प्रोजेक्ट है। बड़ी लंबी लड़ाई किन्नौर में लड़ी गई। SEZ के खिलाफ जो ऊना में बन रहा था, उसके खिलाफ बड़ा लंबा आंदोलन लड़ना पड़ा। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में स्की विलेज के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, और बहुत सारे छोटे स्थानीय संघर्ष लगातार हम लोग और हमारा समाज कर रहा है, ताकि ये जो परिस्थितिकी बन रही है, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं जिसमें पहाड़ दरकेंगे, वो रुके। दुर्भाग्य से ये विकास का बुलडोज़र नहीं रुक रहा। पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े सड़क निर्माण के काम शुरू हुए। आज हम सब देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दोनों जगह आजकल के दिनों में भी जब बरसात जाने वाली है, पहाड़ियाँ दरक रही हैं। बिलासपुर शिमला के बीच में एक जगह सड़क परसों दरक गई।
कल मैं देख रहा था उत्तराखंड में ये जो हमारे 4 लेन है जो मंडी और आउट के बीच में है, पिंडों के बीच में है, वो एक परमानेंट समस्या बन गई है और कई साल चलेगी। देखना आपने, ये परिस्थिति हमारे इस बड़े निर्माण से हुई है। पिछले साल जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था, खासकर ब्यास घाटी में, उसमें हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर 4 लेन, ये जो बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट हैं और सड़कें हैं, इनके निर्माण के मलबे के कारण उसमें नदी में बहुत तेज़ी से नदी ने अपना बहाव पकड़ा और बहुत नुकसान किया, सैकड़ों लोग मरे हैं। ये परिस्थिति हमेशा हर जगह बनती जाएगी। अभी भी सरकार की मंशा कम नहीं हुई है। लद्दाख के संदर्भ में ये सुना जा रहा है कि लगभग 14 और 15 हज़ार मेगावाट के सोलर पावर पैनल प्लांट लगाए जाएंगे उस नंगे पहाड़ पर, जहाँ पर ग्लेशियर है, उसके ऊपर सोलर पावर पैनल लगेंगे और हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर तक उसका परिणाम क्या होगा ग्लेशियर्स पर। हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट का, खासकर स्पीति में किबर की उस जगह पर जहाँ की एक स्नो लेपर्ड सेंचुरी बनाई है, उन पहाड़ों में 800 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना चल रही है। पूरी चिनाब घाटी में ये जो आपके चंद्राभागा नदी है, ये जो लाहौल की नदियां हैं, इनमें जो है बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट प्रपोज कर दिए गए हैं। अगर यही परिस्थिति रही तो इस सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाके में ऐसी हालात हो जाएंगे कि पूरे के पूरे पहाड़ धड़केंगे, क्योंकि ये बहुत कच्ची मिट्टी के पहाड़ है। ये हमारे हिमालयी रेगिस्तान हैं और ये नीचे धड़केंगे। अब किन्नौर की जो परिस्थिति आप सब देखते हैं कि न्यूगलसेरी के आसपास सारा किन्नौर का पूरा रास्ता हर रोज़ टूट रहा है। कई महीनों से किन्नौर की जनता परेशान है, रोज़ सड़क नीचे उतर रही है। उसकी वजह सबको मालूम है, एक सड़क चौड़ी करना, दूसरे ये जो बड़े बड़े डैम बने हैं किन्नौर में, उसकी टनलें जो बनी हैं उसके नीचे, उनका असर कई सालों बाद सामने आ रहा है। टनल निर्माण भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी भविष्य में। आज तो हम तारीफ कर रहे हैं, परंतु पिछले हफ्ते आप जानते हैं बंडी के पास एक टनल निर्माण करने से टनल के ऊपर कितना बड़ा गड्ढा पड़ा और पूरे ऊपर के गांव को खतरा हो गया। यही बात हमने किन्नौर में देखी है कि टनल जहाँ से गई हैं वहाँ से ऊपर का पानी सूख गया। अब धीरे धीरे पहाड़ में दरारें आ गई हैं, वो पहाड़ दरक रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी कर दी है। हमारे हिमाचल प्रदेश और तमाम हिमालयी राज्यों में ये खतरा हमारे सामने भविष्य के लिए है। रोज़गार के नाम पर इन बड़ी परियोजनाओं ने हिमाचल की जनता को रोज़गार नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश ही लगभग 12-13 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और ये बिजली भारत देश के लिए जा रही है। हमारी कंजम्पशन तो 1000 मेगावाट 800 मेगावाट से भी कम है अपनी। ये हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं देश के लिए। इसके एवज में जो पिछले साल इतना बड़ा नुकसान हुआ हमारे हिमाचल प्रदेश का, उसके एवज में सरकार ने ये भी नहीं, केंद्र सरकार ने ये भी नहीं सोचा 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करती। हम आज देश की जनता से ये कहना चाहेंगे, एक बात ध्यान रखिए, हम सब, हिमालय इस देश में जलवायु निर्धारण करता है, मौसम निर्धारण करता है। ये 6 ऋतु चक्र हिमालय की वजह से हैं। अगर हिमालय में परिस्थितियां खराब होंगी, हिमालय डेजर्ट हो जाएगा, हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हिमालय नंगा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में और साउथ ईस्ट एशिया में जो जिनमें तीनों हमारे जो वाटरशेड हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंध के, इन तीनों बड़े वाटरशेड के नीचे लगभग 200-300 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। उन सब के जीवन को संकट आएगा, पानी का अभाव होगा और ये धरती जो है बंजर होने के खतरे हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया की जिम्मेदारी है कि हिमालय के संरक्षण के लिए काम किया जाए। क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसके लिए पहला काम है कि हिमालय के जो राज्य हैं सब, उनको ऐसे संरक्षित करें कि उनमें पर्यावरण संरक्षण हो, बड़े बड़े निर्माण कार्य ना हों, जहाँ की परिस्थिति के, स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक माउंटेन स्पेसिफिक
डेवलपमेंट मॉडल बनना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। दूसरा मामला है राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी हों, जैसे लद्दाख के साथ आज हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लद्दाख के पास आज कोई भी लोकतंत्र में होते हुए लोकतंत्र नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संविधान हम सबको लोकतंत्र का अधिकार देता है तो लद्दाख के आज पास प्रतिनिधि सरकार क्यों नहीं है? ये सवाल सबके सामने है। नॉर्थ ईस्ट में भी परिस्थितियां इसी तरह की बनी हुई हैं। इस पर सोचना चाहिए। हम सीमाई क्षेत्र के लोग हैं। इस देश के जहां हम जलवायु निर्धारण करते हैं वहां इस देश की रक्षा सीमा के तौर पर भी करते हैं। इस देश की जिम्मेदारी है कि इन इलाकों को संरक्षण करने के लिए पहल की जाए। और मैं अपील करूंगा सारे देश की जनता से कि वो इस यात्रा में सहयोग करें और दिल्ली भी जब 2 अक्टूबर को पहुँचें सब देश के साथी उसमें शामिल हों। पंजाब और हरियाणा जो सबसे ज़्यादा हिमालय नदी पर निर्भर है, उन इलाकों से एक यात्रा परसों के बाद जाएगी। मैं पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान भाइयों, सभी आंदोलन के साथियों, समाज सेवियों, कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि वो इस यात्रा में शामिल हों और सहयोग करें। पहाड़ की रक्षा, इस धरती की रक्षा, इस इंडिया भारत की रक्षा, ये स्थिति आज है। इसकी रक्षा के लिए हम सब आगे आएँ। मैं अपील एक बार फिर से करूँगा सभी हिमाचल के और हिमालयी राज्यों के साथियों से भी कि वो दिल्ली में 2 तारीख को पहुँचें अपने अपने साधनों से। हिमाचल प्रदेश में मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारी साथियों ने, हमारे लोगों ने, हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने और सभी जन संगठनों ने बड़ा सहयोग किया है और उन सब का मैं दिल से आभार करता हूँ। धन्यवाद।